केडी स्मार्ट एजुकेशन में सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन। डाइजेशन पाचन तंत्र। डाइजेशन क्या होता है? जब हम भोजन को खाते हैं तो उसको पहले उसको मुंह के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद उसको ग्रास नली के सहायता से पेट तक पहुंचाया जाता है, आमाशय तक। उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, एसिड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। उससे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स होती हैं उनकी सबसे छोटी यूनिट्स में चेंज किया जाता है, जैसे ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स, इनमें चेंज किया जाता है। उसके बाद उनको ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइजेशन। ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब करने तक की डाइजेशन कहलाता है। तो डाइजेशन में 5 पार्ट होते हैं। पहला होता है अंतःग्रहण, अंतःग्रहण, इंजेशन, इंजेशन। दूसरा होता है डाइजेशन, पाचन। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। अब भोजन को पचा दिया। इंजेशन मतलब भोजन को मुंह के अंदर रखना, मुंह के अंदर रखना और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उसको बोलते हैं इंजेशन। फिर होता है डाइजेशन, जो एंजाइम्स की मदद से पाचन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उसको डाइजेशन बोलते हैं। फिर आता है एब्जॉर्प्शन, फिर आता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, अवशोषण। ठीक है, अवशोषण कहाँ होता है? अवशोषण होता है छोटी आंत के अंदर, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन क्यों होता है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे हैं ना, वो ऐसे माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं, विलाई प्रेजेंट होते हैं, जो भोजन से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, विलाई। फिर उसके बाद आता है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है? जब भोजन को हमने एब्जॉर्ब कर लिया तो उसको अंगों तक पहुंचाने के बाद उसका जो है CO2 वगैरह और उसके बाद माध्यम से उसको प्रॉपर तोड़ना, प्रॉपर उसको यूज़ कर लेना है अंगों के द्वारा मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, उसको बोलते हैं स्वांगीकरण। फिर आता है डिफेसिकेशन, मल त्याग। जो वेस्ट मटेरियल बनता है, ये सब प्रोसेस होने के बाद उसको बाहर उत्सर्जित कर देना, ये क्या कहलाता है? डिफेसिकेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइजेशन की। इंजेशन तो क्या होता है? सीधा मुंह में रखना, इसको इंजेशन ही बोलते हैं। ठीक है, डाइजेशन के 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट में डाइजेशन होता है ना। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में बोलते हैं आहार नलिका। दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियां। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? हमारे शरीर में मुंह से लेकर यहाँ तक जो है वो एक कैनाल टाइप होती है, एक गुहा टाइप होती है, उसमें से भोजन जाता है और पूरा उसका पाचन वगैरह सब क्रियाएं होती है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मुंह, ग्रास नली, ये सब ना इसी के अंदर आते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती है? पाचक ग्रंथियाँ। ये बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स को स्रावित करते हैं भोजन को तोड़ने के लिए, उसको पचाने के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे शरीर में 3 टाइप की होती हैं। पहली होती है लार ग्रंथि, जो मुंह में प्रेजेंट होती है। दूसरी होती है लीवर, जो हमारे एब्डोमिनल में प्रेजेंट होती है, इधर वक्ष जो होती है उदर गुहा के अंदर। फिर तीसरी होती है पेनक्रियाज, अग्नाशय। ठीक है, सभी ने सुना ही होगा अग्नाशय, पेनक्रियाज के बारे में। फिर बात आती है एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मुख गुहा।
बक्कल कैविटी भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बक्कल कैविटी, या फिर ओरल कैविटी भी बोलते हैं, या फिर माउथ कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों इसी के नाम होते हैं। बक्कल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ऊपरी जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा, जीभ और लार ग्रंथि, ये चारों किस में प्रेजेंट होती हैं? और दांत भी। ठीक है, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है ऊपरी जबड़ा, निचले वाला जबड़ा, दांत, जीभ और लार, सलाइवा, ये सभी मुख गुहा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है ग्रास नली। ग्रास नली, इसोफेगस, इसोफेगस का क्या काम होता है? इसका मेनली डाइजेशन में कोई पार्ट नहीं होता, वैसे तो होता है, लेकिन ये सिर्फ क्या काम करती है? भोजन को स्टमक तक, पेट तक पहुंचाने का काम करती है। बस इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह या कुछ नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें कुछ भी ऑर्गन नहीं होता डाइजेशन के लिए। इसका काम सिर्फ होता है, ये नली होती है और उसके माध्यम से भोजन को आमाशय तक पहुँचाने का काम होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पार्ट आता है आमाशय। स्टमक। आमाशय का क्या काम होता है? आमाशय है वो जे शेप का होता है, आमाशय की शेप जे शेप का होता है और भोजन यहाँ पे 4 से 5 घंटे तक ठहरता है। सबसे ज़्यादा भोजन आमाशय में ही ठहरता है हमारे शरीर में, 4 से 5 घंटे भोजन आमाशय में ठहरता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है आमाशय के बाद आता है छोटी आंत, सिक्कम। छोटी आंत आती है पहले। छोटी आंत के 2 पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम, इसको बोलते हैं ग्रैणी, और दूसरा होता है इलियम। ये 2 छोटी आंत के पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सिक्कम। सिक्कम से भोजन सीधा एक नली की टाइप में जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई है वो कितनी होती है? छोटी आंत की 6 से 7.5 मीटर लंबाई होती है। टोटल आहार नली की लंबाई होती है 9 मीटर या 33 फीट। इसके बाद आता है बड़ी आंत। इसके बाद बात आती है बड़ी आंत की। बड़ी आंत है वो 1.5 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है, इसमें किसी को कन्फ्यूज़न होता है कि छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत को छोटी आंत क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब लंबी होती है, फिर भी इसको छोटी आंत क्यों बोलते हैं? और बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको ना इसकी विड्थ के अनुसार है ना, वो छोटी आंत और बड़ी आंत बोला गया, चौड़ाई के अनुसार, इनकी लंबाई के अनुसार नहीं बोला गया। ठीक है, बड़ी आंत के भी 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, कोलन और रेक्टम। ठीक है, ये हो गया इसके मुख्य ऑर्गन्स, एलिमेंट्री कैनाल के मुख्य ऑर्गन्स। इसके बाद सिक्कम ऐसे होता है। ठीक है, उसके ऊपर एक उभार सा होता है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, कभी कभी इसका ऑपरेशन भी कराना पड़ता है, सर्जरी के माध्यम से इसको बाहर निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है? क्योंकि ये एक अवशेषी अंग होता है, इसका हमारे बॉडी में कोई भी काम नहीं होता है, अवशेषी अंग है ये। तो इसको बाहर क्यों निकालना पड़ता है? जब यहाँ से भोजन जाता है तो कभी कभी कुछ फूड है वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, फिर इसके अंदर इकट्ठा होने के बाद इसमें कोई डाइजेशन वगैरह तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे पड़ा सड़ता रहता है।
फिर इसमें सूजन आ जाता है, तो इसको सर्जरी के माध्यम से बाहर निकालना पड़ता है ऑपरेशन के। इससे हमारी बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये अवशेषी अंग होता है। ठीक है, अब बात आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ 3 टाइप की होती है। पहली होती है सलाइवरी लार ग्रंथियाँ, हिंदी में बोलते हैं इसको। दूसरी होती है यकृत लीवर। तीसरी होती है पैनक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या होती है? लार ग्रंथि है वो हमारी मुख गुहा में प्रेजेंट होती है। ये 3 जोड़े में 3 पेयर्स में होती है। तो मतलब कितनी लार ग्रंथियाँ हो गई हमारे मुख में? 6 लार ग्रंथियाँ होती हैं। 3 पेयर 6। ठीक है, कहाँ कहाँ होती है? निचले जबड़े के पास में, ऊपर वाले जबड़े के पास में और जीभ के पास में होती है। ठीक है, ये तीनों लार ग्रंथियाँ। इसके अंदर लार के अंदर जो मुख्य एंजाइम पाए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है टाइलिन और लाइसोजाइम। ये दोनों एंजाइम लार के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है लीवर की, यकृत ग्रंथि की। दूसरा है लीवर। यकृत ग्रंथि, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। ठीक है, फिर बात आती है कि ये हमारे शरीर का सबसे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा ऑर्गन यकृत ही होता है। ठीक है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, जो बाहर का सबसे बड़ा जो ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन होता है। स्किन सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन होता है। ठीक है, मतलब वैसे भी स्किन ही होता है पूरे शरीर में। सबसे कोई ऐसे पूछे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा, तो बोलेंगे स्किन होता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है लीवर है वो, लीवर में बाइलोब्ड होता है, द्विपालित होता है। ठीक है, इसमें 2 पालियाँ होती हैं और इसके अंदर थोड़ी सी रीजनरेशन की भी प्रक्रिया पाई जाती है। रीजनरेशन मतलब कुछ हद तक रीजनरेशन होता है कि अगर यकृत का छोटा मोटा पार्ट कुछ डैमेज हो जाए तो इसको वापस अपने आप बना लेता है। ठीक है, फिर बात आती है इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो इसका जो मुख्य होता है वो बाइल जूस का निर्माण करता है। बाइल जूस का निर्माण, पित्तरस का निर्माण, पित्तरस का निर्माण करता है ना। तो पित्तरस में कौन से क्या क्या प्रेजेंट होता है? पित्तरस में पित्त साल्ट्स, बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, ये दोनों बाइल साल्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या काम होता है? हमारे शरीर में जितना भी पीला रंग होता है वो इन्हीं के कारण होता है। ठीक है, जैसे पीले हो जाता है तो नाखून, आंखें, ये सब पीले हो जाते हैं, तो इसी की वजह से हो जाते हैं। ठीक है, बाइल साल्ट्स की वजह से। इसके अलावा जो हमारा मल होता है उसका रंग पीला भी बाइल साल्ट्स की वजह से भी होता है। ठीक है, फिर बात आती है कि लीवर में
ये बाइल साल्ट्स हैं, ये बनते लीवर में हैं, लेकिन इनका संग्रहण कहाँ होता है? पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। पित्त रस का संग्रहण गॉल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में। फिर उसके बाद बात आती है कि इसके अंदर जो पित्त रस होता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है, क्षारीय प्रकृति होती है पित्त रस की। इसके बाद बात आती है पित्त रस की क्षारीय प्रकृति है, लेकिन ये है इसके अंदर कौन से पदार्थ, किस किस का, ये जो लीवर है ये क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, थक्का जमाने वाले, पदार्थों का संश्लेषण करता है। ठीक है, थक्का जमाने वाले पदार्थों का संश्लेषण करता है। थक्का जमाने वाले पदार्थ कौन से होते हैं? फिब्रिनोजन। इसके अलावा इसमें विटामिन ए और विटामिन डी का भी संग्रहण होता है, ए और विटामिन डी का संग्रहण। इसके अलावा इसका जो मेन काम होता है कि लीवर के अंदर भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में प्रेजेंट होता है, इकट्ठा होता है, स्टोर रहता है। ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संग्रहित रहता है इसमें, लीवर में। ठीक है, ग्लाइकोजन को चेंज कौन करता है? ग्लूकोज होता है हमारे शरीर में, लेकिन उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देते हैं इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है। ठीक है, ये हो गया लीवर। लीवर के बाद बात आती है पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि की। अग्नाशय ग्रंथि में क्या होता है? जटिल मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं इसको। जटिल मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय में क्या होता है? दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक्सोक्राइन सेल्स और एंडोक्राइन सेल्स। एक्सोक्राइन सेल्स से क्या होता है? जैसे ये पैनक्रियाज हैं, इससे जो पर्टिकुलर जहाँ पे टारगेट ऑर्गन होता है उसके माध्यम से ये डक्ट के माध्यम से एंजाइम्स का स्राव करती हैं, एंजाइम्स, तो उसको बोलते हैं डक्ट युक्त होती हैं ये। ठीक है, डक्ट के माध्यम से स्राव करती है। जबकि एंडोक्राइन में क्या होता है? इनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, ये ब्लड के माध्यम से अपने स्राव को छोड़ती है, ब्लड के माध्यम से। ठीक है, ब्लड के माध्यम से ये किसको छोड़ती है? हॉर्मोन्स। इसके जो पर्टिकुलर होते हैं जिसका ये स्राव करती है उसको बोलते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का स्राव करती है। फिर बात आती है एंडोक्राइन सेल्स हार्मोन का स्राव करती है, एक्सोक्राइन सेल्स है वो एंजाइम्स का स्राव करती है। एक्सोक्राइन सेल्स के द्वारा कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्रावित किए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ट्रिप्सिनोजन, इनका हिंदी में कोई नाम नहीं होता, यही नाम इनका हिंदी में, इसको आप लिख सकते हैं ट्रिप्सिनोजन, इतना ही लिख सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते। न्यूक्लियस, लाइपेज, न्यूक्लियस, लाइपेज और एमाइलेज। ठीक है, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद बात आती है एंडोक्राइन सेल्स की। एंडोक्राइन सेल्स में क्या होती है? एंडोक्राइन सेल्स को लेगरहैंस की दीपिकाएं, ये नाम इंपॉर्टेंट है, लेगरहैंस की
द्वीपिकाएं भी बोलते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं मतलब इनकी सेल्स को बोलते हैं एंडोक्राइन सेल्स को लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं बोलते हैं, ठीक है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसके अंदर एंडोक्राइन सेल्स के अंदर पेनक्रियाज की जो एंडोक्राइन सेल्स है उसके द्वारा दो हार्मोन का स्राव किया जाता है। कौन से? इंसुलिन और ग्लूकेगोन। इंसुलिन और ग्लूकेगोन इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। इंसुलिन है वो बीटा सेल्स और ये अल्फा सेल्स। अग्नाशय की बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का और ग्लूकागोन का अल्फा सेल्स के द्वारा स्राव किया जाता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। ग्लूकेगोन का क्या काम होता है? इसका उल्टा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करने का काम ग्लाइकोजन का होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमने लीवर पढ़ा था उसमें मैंने बताया था बाइल जूस। बाइल जूस का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण। वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का, टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा जो हिपेरिन होता है वो भी लीवर के अंदर ही प्रेजेंट होता है। हिपेरिन, उसके अंदर ये पॉइंट्स ऐड कर लेना, ठीक है। हिपेरिन भी लीवर के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसके बाद बात आती है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ बाइल जूस और इनके अंदर कुछ है ना यूरिया वगैरह भी प्रेजेंट होती है। यूरिया, अमोनिया को यूरिया में भी चेंज किया जाता है, ये भी लीवर में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन में क्या होता है? फूड के डाइजेशन में जैसे पहले जो भोजन है वो मुख गुहा में आता है, ठीक है। मुख गुहा के बाद मुख गुहा में जो लाइसोजाइम और ट्रिप्सिन जो एंजाइम होते हैं वो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर ये जाता है आगे भोजन आमाशय में। आमाशय में बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। उसके बाद बात आती है कि ये छोटे आंत में जाता है, वहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है और इसके बाद इसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये होता है डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, जिसको हम अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।